वोटिंग की रफ्तार कमोवेश बाकी चरणों के मुकाबले थोड़ी तेज है। 12.13% पहले 2 घंटों में। इससे पहले का हम औसत निकाल के देख रहे थे तो वो तकरीबन 11.7% आ रहा था। पहले चरण में सबसे कम था, 10% आया था पहले 2 घंटे में, लेकिन चौथे चरण में 12.13% वोटिंग हो गई है। अलग अलग जगहों पर इतनी लंबी कतारें जो आप देख पा रहे हैं, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, तमाम जगहों पर बड़ी तादाद में, और महिलाएं खास तौर से जिस तरीके से बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में सुबह से ही नजर आ रही हैं। हालांकि एक खबर यह भी आई थी मनोज्ञा ने जो दी था सीतामढ़ी से कि वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा ईवीएम मशीन पहले घंटे में काम ही उसने नहीं किया। वो खुद जिस जगह पर थी वहां पर आधे घंटे बाद काम करना शुरू हुआ था ईवीएम मशीन। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी आपको दे दे जो हमारा कार्यक्रम लगातार देखते हैं। तीसरे चरण में हमने दिखाया था बख्तियारपुर में एक बंदर ने परेशान किया था, जहां पर नीतीश कुमार को वोट डालने जाना था। हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। एक में बंदर को कल रात पकड़ लिया गया, वो दूसरा बंदर देखिए जो उछल कूद मचा रहा है, जिसने उस बुजुर्ग महिला को भी काटा था, उनके हाथ पे भी काटा था, 2 पत्रकारों को काट लिया था, और पता चला था कि हजारों लोग को काट चुका है। वो बंदर कल पहली बार रात में पकड़ में आ गया। अब वो बड़ा निराश सा बैठा हुआ है पिंजड़े में, ये नजर आ रही है, तस्वीर उनकी ली गई है। तो पकड़ में बख्तियारपुर का ये बंदर है जिसने तीसरे चरण के चुनाव में अपने आप को ही केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था और उस आदर्श बूथ को चुना था जिस आदर्श बूथ पर सीएम साहब को भी जाना था वोट डालने के लिए, और वहां पर उसने हंगामा मचा दिया था। खैर, ये 2 तस्वीरें बीच में आपको दिखा दी गई कि जिसके जरिए आप समझ पाए कि क्या स्थिति है। मुजफ्फरपुर बालकृष्ण, क्या स्थिति है? शुरुआती दौर में 12% वोटिंग हालांकि हो चुकी है। प्रसून, हम लोग इस वक्त खड़े हैं शहर के बीचों बीच एक पोलिंग बूथ पे, जहां पर कि 3 पोलिंग सेंटर हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अगर आप लंबी लाइन देखना चाहें तो वो नदारत है, और ये बात चिंता की हो सकती है पार्टियों के लिए। जिस तरह के एग्रेसिव कैंपेनिंग हुई है इस फेज के लिए, जिस तरह से गाली गलौज तक का माहौल पे उतर आए हैं, अफसोस की बात है कि वोटरों में कम से कम अभी तक ये जोश नहीं दिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे जो होगा, आगे शायद ज्यादा लंबी लाइन देखने को मिले। ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है। पहले जो जिन फेजेस में चुनाव हुए हैं वहां भी हमने देखा है कि शहरों में जो मतदान है वो उतना जबरदस्त नहीं रहा है। अगर आप यहाँ के माहौल की बात करें तो बात बिल्कुल साफ है। मुजफ्फरपुर में एक ये स्वाभाविक बात है कि जब तुलना की जाती है किसी चुनाव में तो पिछले चुनाव से तुलना की जाती है, लेकिन पिछले चुनाव से बिल्कुल माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो जेडीयू बीजेपी साथ थी, और बीजेपी जेडीयू के बीच में जो जिस तरह से वोट ट्रांसफर हुए थे एक दूसरे के लिए, इस बार तो ट्रांसफर नहीं होंगे। पिछली बार की बात करें तो कुछ मुस्लिम वोट भी जेडीयू की बदौलत अपरोक्ष रूप से बीजेपी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को मिले थे, जिसका इस बार कोई सवाल नहीं पैदा होता। और जी, आप देख सकते हैं कि अगर आप मैं वोटरों की बात करूं तो देखिए यहाँ पे वोटरों की लंबी लाइन जो है वो नज़ारा दिख रही है। यहाँ पर इक्का दुक्का वोटर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, लेकिन जो लंबी लाइन है वो नहीं दिख रही है। अगर कैंपेनिंग की बात करें तो बिल्कुल ये दोनों पक्षों के, महागठबंधन हो या एनडीए है, दोनों बातों को यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कम से कम एक बात समझ में आती है कि दोनों पार्टियों को ये बात बिल्कुल साफ है, नज़ारा उनके नज़र में साफ है कि कौन कौन से लोग हैं जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं। और जो लोग नहीं दे रहे हैं वोट, उसके लिए जब कल डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही थी, हमने देखा कि जिन इलाकों में, जिन पार्टियों को पता है कि उनको वोट कहाँ से मिल रहे हैं, उन्हीं इलाकों में डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। लेकिन जो 2 चीज़ें हैं, 2 वोट बैंक ऐसे हैं जिस पर दोनों पार्टियों की नजर है। पहला है वो यंग वोटर है, जिसके बारे में दोनों को उम्मीद है कि वो उनको वोट करेगा जाति के जो समीकरण है उससे अलग हट करके। और दूसरी बात यह है कि जो महादलित अति पिछड़ा जो है, जो एक समय पे जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के लिए जो जीत का बड़ा कारण बना था, बीजेपी को उम्मीद है कि इस इलाके में कम से कम, जहां उनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो मल्लाह जाति है उसके वोटर की संख्या काफी बड़ी है, जिसकी वजह से आपने देखा हो कि मुकेश सहनी, जो जिनको यहाँ पे अगर आप लोकल लोगों से बात करें तो बिहार का उसको हार्दिक पटेल बताते हैं, उनको लेकर के बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो घूम रहे थे ताकि मल्लाह और निषाद जाति के जो वोटर हैं जिनकी बड़ी संख्या है, वो बीजेपी के, एनडीए के पक्ष में उनको लाया जा सके। तो जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर के दोनों जो दल हैं, एनडीए हो और महागठबंधन हो, दोनों कोशिश में लगी हैं। और जो यंग वोटर्स हैं उस पर दोनों की निगाहें हैं। शहरों में अगर आप बात करें, वोटरों से जानने की कोशिश करें तो एक बात समझ में आती है कि एक मिनट बालकृष्ण, आपके पास लौटते
नलिनी जी, हमें कुछ आंकड़े देख रहे थे, हम चाहते हैं कि इसको जोड़ा जा रहा है, उस पैटर्न से जोड़ा जाए, क्योंकि 776 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। इन 776 में से 33% यानी 253 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, और तकरीबन 49% ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है, यानी 12वीं तक ही पढ़े हैं। तो इसमें 380 उम्मीदवार हैं। आपराधिक होना या आपराधिक दाग लगा होना और शिक्षा उम्मीदवारों के लिए इन इलाकों में क्या मायने रखती है या दूसरी सरोकार मायने रखती है? और राजनीति को एक पावर का कितना बड़ा स्रोत मानना, यानी कि इसमें मैंने कैलकुलेट किया था कि एक एक सीट पर 13 उम्मीदवार हैं, हाँ। जबकि बाकी बिहार के कई हिस्सों में 10 हैं। तो इसका मतलब ये वो भी देख लीजिए। दूसरा ये है कि इसमें ज़रा पासवान जी से थोड़ा पूछना पड़ेगा कि उनकी पार्टी के आज काफ़ी नामी गिरामी जो जिन्हें कहें कि क्रिमिनल्स रहे हैं, या तो उनको फॉर्मर क्रिमिनल जैसे काली पांडे को टिकट दिया है, या कि अभी लवली आनंद ही हैं शिवहर में। खैर वो तो हम जोड़ के बताइए। दिलचस्प ये है, नहीं दिलचस्प ये है कि 201 कैंडिडेट्स जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, वो उसका कमोवेश स्थिति, वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या जेडीयू, कोई इससे अछूता नहीं है। हम खाली ये जानना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि क्रिमिनल होना कोई मैटर नहीं करता है। बिल्कुल मैटर नहीं करता है, नहीं करता, बल्कि क्रिमिनल होने से कोई आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के आज भी। ओके, अगर बढ़ जाते हैं। अब उर्मिलेश इसके दूसरे हिस्से में आएगा, अगर मैटर नहीं करता है और बीजेपी के भी उम्मीदवार दागी इसमें नजर आ रहे हैं जो परसेंटेज है, तो फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि चंबल की घाटी बन जाएगी, जो गोपालगंज का इलाका है, खुश हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये कहने की जरूरत क्यों है? देखिए, ये प्रसून, ये सब जुमले हैं और बाद में चुनावों के बाद लोग कह भी देते हैं कि हाँ चुनाव में हम तो जुमले। एक जानकारी दे दें इस बीच दर्शकों को कि शिवहर में दोबारा चुनाव के आदेश दे दिए गए हैं। वहां पर पूर्णिया में लाठीचार्ज हुआ है, इसका मतलब पूर्णिया के इलाके में दोबारा वोटिंग होगी, इसके आदेश डीएम ने दे दिए हैं। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या सिर्फ मनोज्ञा, क्या जानकारी है? बूथ नंबर 50 पर पूर्णिया के वहां पर लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि एसएसबी के जो लोग थे वहां पर कुछ लोग परेशानी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एसएसबी के जवानों ने वहां पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई और उसके बाद जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने आदेश दिया है कि यहां पर रीपोलिंग होगी। फिलहाल वहां पर चुनाव रद्द है, सारे दिन वहां पर मतदान नहीं होगा। 50 नंबर बूथ की कहानी है ये, लेकिन ऐसे कई और बूथ होने की संभावना है जहां पर समस्या क्रिएट की जा रही हो। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लोगों को असमंजस की स्थिति बनी है, खासतौर से यहां से हम के प्रत्याशी हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है लेकिन हम के उम्मीदवार हैं, और ऐसे में जो गठबंधन की बात आती है सामने, वो भी सामने आ रही है। और जो हम बात कर रहे थे जुमलों की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग जो हैं इस समय बिहार के, उनका मिजाज इस समय तल्ख है लेकिन अंदाज बड़ा शर्मीला है, और यही इस बार फैसला करेगा कि मतदान किस तरह से होगा और किस रुझान पर होगा। ये नलिनी जी, हम ये शिवहर वाला जिक्र जो खास तौर से कर दें, जहां पर कैंसिल कर दिया गया है चुनाव, लवली आनंद और सरफुद्दीन है जेडीयू से, हाँ। और बाकी साथ में लवली आनंद को जो बाकी वोट, अब अगर आप कह रहे थे कि वोट इस तरह ही जाएगा जाति को लेकर के, तो वहां पर रघुनाथ झा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं सेंटर में और हर एक पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है, आरजेडी में भी थे, अभी उनके पुत्र वहां पे खड़े हैं, और साथ में वो समाजवादी पार्टी से खड़े हैं, हाँ। और फिर साथ में तो झा वोट का आप समझ लीजिए, और फिर वहाँ पर एक पुराने ठाकुर रहे हैं, ठाकुर रत्नाकर के, वो उनके परिवार के लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो मेरा आपसे कहना है, ज़रा थोड़ा सा मुखर होकर कहना पड़ेगा कि राजपूत वोट और ब्राह्मण वोट को में अगर थोड़ा ये बढ़ता है तो लवली आनंद जो कि हम से खड़ी हैं, तो उनको इस चीज़ का नुकसान पहुँच सकता है। हालांकि लवली आनंद खुद राजपूत उसके आनंद मोहन की पत्नी होने से, तो ये कहने का मतलब कि कई कहना चाह रहा था कि देखिए, ये भी एक साबित करता है कि सब पार्टियां एक ही जाति का जब खड़ा करती है, यदि हम बार बार ये हमारे सब लोग मित्र कहते हैं कि जाति के आधार पर बढ़ रहा है, ऐसा इसलिए नहीं होता कि बीजेपी ने भी ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए, चाहे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, और अपर कास्ट को या पिछड़ा को जहाँ खड़ा करना है, ये देखने की कोशिश होती है कि किसने बल पर जीत सकता है। और इस इलाके में जिनका नाम हम भी ले रहे हैं, आप देखिए इस इलाके में पहले भी जैसे हम कह रहे थे, लाठी गोली बंदूक उससे डराने की कोशिश। ये पहली बार है कि एक विधानसभा में रद्द कर दिया गया है पूरा विधानसभा क्षेत्र, मुझे लगता है नहीं किया गया, वो मतदान केंद्र कह रही हैं।
आपने देखा बूथ आपने नंबर पूरा 50। एक नहीं बूथ- नहीं, पूरे एक क्षेत्र बूथ- में रद्द कर दिया। नहीं, मनोज्ञा बूथ- शिवहर में रद्द कर दिया गया है। पूरे शिवहर विधानसभा नहीं, क्षेत्र सिर्फ एक बूथ पर नहीं, शिवहर के 50 नंबर बूथ, पूर्णिया के ओके। 50 नंबर बूथ पर रद्द ओके। किया गया है, क्योंकि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है और स्थिति बिगड़ गई है। ओके। तो वहां कमोवेश एक बूथ में 2000 से ज्यादा वोट होते नहीं है वो मैक्सिमम। दोबारा हो प्रसून, मैं जाएगा थोड़ी तब। बैकग्राउंड इस हाँ, इलाके की हाँ, चाहूंगा आपके श्रोताओं और दर्शकों को बताना। देखिए, ये वो इलाका है जहां जैसा नलिनी जी कह रही थी, बिल्कुल सही, पूरे इलाके को अगर आप देखें तो यहाँ लैंडलॉर्ड और फ्यूडल्स काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीनें बचा रखी हैं, जिन्होंने राम जानकी ट्रस्ट से लेकर के चूहा बिल्ली के नाम पर करा रखी हैं, और लैंड सीलिंग में वो कभी नहीं आए। इन्होंने पिछड़ी जातियों में और उत्पीड़ित समाज के लोगों में, खासकर जो एक थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत लोग थे, उनको अपने लठैतों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था पिछली शताब्दी से ही। और ये जो लैंडलॉर्ड बड़े बड़े भूस्वामी थे, ऑब्सेंटी लैंडलॉर्ड भी उनमें बहुत सारे थे, इन्होंने इन जातियों में से पहलवान पैदा किए, पहलवान विद इन द कोर्ट मैं कह रहा हूँ, और मसल मैन जो पैदा किए। बाद के दिनों में जब उनकी चुनाव लड़ने लगे बड़े साहब लोग, तो उन्होंने देखा कि ये बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। बाद के दिनों में यही जो पहलवान विद इन द कोर्ट या बाहुबली, इन्होंने स्वयं अपनी राजनीतिक आकांक्षा को पाला और बेतिया से लेकर के और तमाम इलाकों में आसपास के इन्होंने स्वयं राजनीति में दखल दे दी। एक जमाना था कि बगहा में हर पार्टी बाहुबली को ही चुनाव लड़ाती थी, और जातियां कितनी अभिशप्त थी कि एक जाति का अपराधी अपनी जाति में सरदार बन जाता था, और दूसरी जाति का अपराधी दूसरी जाति का ध्वजवाहक बन जाता था। यही वो दौर था जब एक समय, हालांकि वो दूसरे इलाके के थे, पप्पू यादव जी, वो एक खास समुदाय के बीच में लोकप्रिय अपराधी विद इन द कोर्ट हो गए थे, और आनंद मोहन जो लवली आनंद आज चुनाव लड़ रही हैं दूसरे समुदाय के बीच। तो ये अभिशप्त जातियां अच्छे लोगों को, महापुरुषों को अपना प्रतीक बनाने के बजाय इनको प्रतीक बना रही थी, लेकिन वो टूटा, वो दौर टूटा। और दिलचस्प बात है कि अंतर्विरोधों की एक ऐसी जमीन है जहां तिरहुत का वो क्षेत्र, जहां खासकर मुजफ्फरपुर को अगर आप देखिए तो पूरे भारत में, पूरे बिहार की बात छोड़िए, पूरे भारत में साहित्य और संस्कृति का अद्भुत संगम रहा, जहां अयोध्या प्रसाद खत्री जैसा आदमी आया, सेटल हुआ। अयोध्या प्रसाद, देवकी नंदन खत्री को सभी जानते हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री को इतिहास में भी भुलाने की कोशिश की गई है। हिंदी की सबसे पहली एंथोलॉजी अयोध्या प्रसाद खत्री ने दर्ज की, और वो लंदन से छपी। जानकी वल्लभ शास्त्री, विजयकांत, राजेंद्र प्रसाद सिंह, नंद किशोर नंदन, श्याम किशोर नंदन और तमाम, मदन कश्यप, हाल के जितने अच्छे साहित्यकार हुए हैं, कवि लेखक हुए हैं, ये सारे इस क्षेत्र के थे। लेकिन दूसरी तरफ अपराधी और अपराधीकरण को राजनीतिकरण में जो कन्वर्ट करने की साजिश रची गई, और खासकर जमींदारों द्वारा, भूस्वामियों द्वारा, हम इसी सवाल पे आ रहे हैं। ये हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। इस सवाल को चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि जंगल राज, जब आप बोलते हैं अपराधी को वर्चस्व है, और टिकट में अगर दागी उम्मीदवार हैं, तो फिर इसके क्या मतलब निकाले जाएं। लेकिन इन सब के बीच ब्रेक से पहले एक जानकारी, पूर्णिया के बूथ नंबर 50 पर दोबारा वोटिंग होगी, उसको कैंसिल कर दिया गया है, वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। ये शिवहर विधानसभा का जिक्र हम कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह सुबह ही ट्वीट करके कहा, बिहार में बदलाव का माहौल है। लालू यादव ने क्या कहा, ये सुनिए। अभी तो हम निकल रहे हैं आगे, उधर कोसी इलाका में सब जगह से भाजपा का सफाया हो गया है एकदम पूरा, इसीलिए तिलमिला गया है सब भाजपा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कई लोग का आता पता अब नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपको बिहार में वोट के लिए पाकिस्तान में ऐड दे रहे हैं, वहां से वोट की अपील कर रहे हैं। ये जाएगा, ये सब जेल जाएगा। आज पेपर में फिर ऐड आया है, ये हम मालूम है, ये आया है, उसका कोई असर होने वाला नहीं। चलो रामकृपाल जी, चर्चा हम लोग कर रहे थे अपराधी उम्मीदवारों की लिस्ट कम नहीं हुई है। हाँ, वैसी है जी, एक लाइन है किसी की लिखी हुई कि बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। ईमानदारी की बात अगर करूं मैं, थाने जो हैं, थानेदार, कोई भी थाना गांव की सुरक्षा नहीं करता है। गांव की सुरक्षा करता है जो दबंग आदमी होता है, वो ज्यादा करता है, थानेदार पर भरोसा नहीं होता। सामाजिक परिभाषा में आज की तारीख में अगर आप किताबों में पढ़ें या बहस करें तो आप क्या कहेंगे? सफ़ेद पोश लोगों ने जितना लूटा है इस समाज को,
और जितना उसके भुक्तभोगी गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, मिडिल क्लास है, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता। सही। तो इमीडिएट न्याय, और आपको पता है किताब से न्याय चलेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। राग दरबारी के लंगड़ काका की तरह अगर आप नियम से चलेंगे तो जिंदगी भर आप नकल नहीं ले पाएंगे अपने खेत की। तो क्या होता है कि वो जो स्थानीय दबंग है वो आप शहरी लोगों की निगाह में वो बड़ा अलोकप्रिय होगा, गुंडा होगा, क्रिमिनल होगा, लेकिन अगर आप जाएंगे उसको इतना वोट मिलता है तो वो बंदूक की नोक पर वोट नहीं लेता है। आज की तारीख में वो लोकप्रिय है क्योंकि लोगों को लगता है कि एक किताबी न्याय नहीं मिलेगा, ये मेरा है, हमदर्द है, आता है, जाता है, मदद करता है। मतलब है दबंगई अपने आप में एक सिस्टम है, नहीं। और दूसरी बात एलिमेंट बताऊं, नहीं है। नहीं, दूसरी इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी बात, जब सारी पार्टियों का एक हो, किसी एक चैनल की वो थी कि खबर हर कीमत पर, तो जीत हर कीमत पर, उसके लिए ये जो कीमत चुकानी है, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, फलाना हो, विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर। वहाँ सारी चीजें। छोटा सा मैं कहना चाहिए, जंगल राज की बात हमने की है, इसमें मैं आपसे कहना चाही हूँ और मैं बिल्कुल उन परिवारों से क्षमा मांग के, बेतिया राज यहाँ पर आप समझिए वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, फिर अगर आप आ जाएं, हालांकि आज दरभंगा नहीं है, दरभंगा महाराज, ये सब इतने बड़े बड़े राज, कई जमींदारी, कई ठिकाने, कई इस तरह से छोटे, बाकी भी छोटे, अगर आप ये समझे तो ये सब टिके कैसे थे? तो यहाँ पर थोड़े स्ट्रांग मैन तो रहे होंगे ना, उनके भी, जो आप बात कर रहे हैं, जो आज आपने देखा, ये सामंतवादी थे तो ये थे भूमि के स्वामी, फिर इनके आगे थे वोट मालिक, वोट के स्वामी। तो ये वोट मालिक जो थे, ये दबंग जिनकी बात कर रहे हैं, ये दबंग बन गए, फिर ये खुद लड़ने लगे। मेरा आपसे कहना है कि ये ना भूला जाए कि ये जंगल राज केवल 1990 से या लालू यादव वाले से ना देखा जाए, ये कुछ ऐसी भूमि में भी था, लालू यादव ने उसका फायदा उठाया, जो बताया जा रहा है। लेकिन मुझे आपसे एक और, इससे हट के एक बात कहनी, जो जी बिल्कुल, जो औरतें ज्यादा कर रही हैं, ये सूखा पड़ा है वहां पर, जो आज जो इस वक्त होना चाहिए था, जो खरीफ की फसल की कटनी शुरू होनी चाहिए थी, वो क्योंकि, और या बुवाई शुरू होनी चाहिए थी, नमी नहीं है ज़मीन में, तो गेहूं की बुवाई यानी रबी की फसल और जो खरीफ की कटनी होनी थी, दोनों में से कटनी देरी हो गई है और ये है नहीं, इसलिए वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए, सामंतवाद की स्थिति में आधुनिकीकरण की स्थिति है कि इस देश में 17 औद्योगिक बिजनेस हाउसेस के पास इस देश का 63% संसाधन है। ये भी एक नायाब तरीके की स्थिति है, देश के भीतर की ये स्थिति है। लेकिन ये बता दें, पहले 2 घंटों में 12.13%। हम चर्चा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और।